हिमाचल के शिमला में खेल संघों के साथ की गई बैठक। सितंबर-अक्टूबर 2023 में होगा रूरल ओलंपियाड। प्रदेश के 40,000 के करीब खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। यूपी के बरेली में दबंगों का कहर। मकान और अवैध कब्जे कर प्रताड़ित कर रहे दबंग। विरोध करने पर दबंगों ने लाठी डंडों से की पिटाई। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का बड़ा सवाल। बुलंदशहर में सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने किया सफल अनावरण। नशे के लिए की हत्या, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। मामले की जांच कर रही है पुलिस। हरदोई में नदी में तैरता मिला नवजात शिशु का शव। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। असम के डिब्रूगढ़ में 16 मई से 15 मई तक केंद्र और राज्यों के टैक्स डिपार्टमेंट का अभियान जारी। टैक्स के भुगतान में संदिग्ध मिलने पर होगी जांच। दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। हिमाचल में इस वर्ष सितंबर-अक्टूबर माह में रूरल ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में सितंबर-अक्टूबर के महीने में रूरल ओलंपियाड करवाया जाना है और जिसमें प्रदेश के 40,000 के करीब खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वहीं ओलंपियाड में ब्लॉक स्तर से जिले तक खेलों का आयोजन किया जाएगा। शिमला में खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी दी और बताया कि ओलंपियाड के आयोजन को लेकर प्रदेश के खेल संघों के साथ बैठक की गई और जिसमें कई सुझाव संघ की तरफ से दिए गए हैं और आगामी समय में प्रदेश में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई जाएगी। आगे इस दौरान क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जब से मीटिंग रखी गई थी तब से मैं आपके साथ कि हम एक ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। रूरल गेम्स को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देना चाहते हैं। तो आज हमने उसके ऊपर सकारात्मक चर्चा, सबसे पहले जो नंबर 1 एजेंडा था कि हमने रूरल ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें हमने अभी तक जो एस्टिमेट लगाया है कि करीबन इसमें 40,000 यूथ प्रदेश के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेगा। करीबन 20,000 मेन एंड 20,000 वुमेन। इसका अभी हम एक पूरा खाका बना रहे हैं जिस पे अभी मोटी मोटी चर्चा हमने सभी अपने एसोसिएशन के लोगों से करी है। कौन कौन सी गेम्स को उसमें हमने रखना है उसके बारे में अभी एक और राउंड ऑफ टॉक्स आने वाले समय में होगा और फिर उसके बारे में हम एक डिटेल्ड आपको जानकारी आने वाले समय में देंगे। मगर इसको हमने टेंटेटिवली जो है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाना है। स्टेक होल्डर्स है, एसोसिएशन है, उनकी व्यू पॉइंट्स भी इसमें हमने जो है वो जाने हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कहाँ से उसके लिए फंडिंग होगी, क्योंकि ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हम एक मुश्किल फाइनेंशियल दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए किस तरीके से उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग CSR के माध्यम से करवा जा सके कि हम भी जो हमारा कॉर्पोरेट फंडिंग है CSR के माध्यम से हम इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। और एक यूपी के बरेली में दबंग कब्जेदार की पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। दरअसल मामला दियोरिनिया इलाके शरीफ नगर का है और जहां पर दियोरिनिया इलाके के शरीफ नगर में एक दबंग परिवार ने पहले तो अपना मकान दूसरे पक्ष को बेच दिया, जिसके बाद उसी मकान में ही कुछ दिन रहने की मोहलत मांगकर रहने लगा। वहीं मकान पर कब्जा होते देख जब असल मालिक ने कब्जेदारों को वहां से जाने को कहा तो दबंग कब्जेदार मारपीट पर उतर आए और लाठी डंडों से पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट कर दी। इस घटना के बाद से पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में नजर आ रही है। जहां मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस ने अब तक दबंगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दबंग लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे हैं कि फिलहाल पीड़ित पक्ष ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन मिला है।
खरीदी है, हम वहाँ पर अपना सामान रखने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उन लोगों की औरतों ने हमारे साथ मारपीट की। हमारे साथ हमारे पति थे, हमारा बच्चा था, उसे भी बहुत बुरी तरीके से मारा है। सर वो लोग हमें बहुत तंग करते हैं, उनकी औरतें लड़ने के लिए आ जाती हैं, उनकी लड़कियां हैं वो आगे बढ़ा देते हैं लड़ने के लिए, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं हमें। जब भी जाते हैं हथियार लेकर, लोहे की राड लेकर, लाठियाँ लेके आ जाते हैं मारने के लिए। ये लोग ज़बरदस्ती, इनके भाई जो थे वो ख़त्म हो गए, लोग ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, वहाँ पे खाना बनाते हैं, जाके रहते हैं, हमें जाने नहीं देते हैं। हम सब, छोटा बच्चा है हमारा, हम वहाँ पे गए, लोग ज़बरदस्ती मारते हैं हमें। बिल्कुल सर, जैसी मारपीट शुरू हुई वहाँ पे मैं लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी बस वो ज़बरदस्ती वो लोग लड़ गए। इसके बाद मैंने 112 नंबर डायल किया, पुलिस आई वहाँ पे, दोनों पक्षों को बैठा के ले गई, लेकिन वहाँ पे केवल एक पक्ष की सुनवाई हो रही थी। कोतवाल साहब उनको डांटने के बजाय मुझे डांट रहे थे। हो सकता है सर उन पर कुछ राजनीतिक दबाव हो, इसके बारे में कुछ जिस तरह कौन राजनीतिक, मतलब उसका पूरा खोलिए ना, पूरा नाम बताइए कौन। पूरा नाम जैसे हमारे गांव के जिलाध्यक्ष जी हैं पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, उनका पूरा हाथ है उनके ऊपर। अच्छा। तो वो केवल यही करते हैं कि एक पक्षी कार्रवाई करवा रहे हैं इस पर, जिससे मैं बड़ा परेशान। यूपी के बुलंदशहर में 82 वर्षीय ओमवती हत्याकांड का बहस 6 घंटे में पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। बता दें कि शराब के लिए पैसे जुटाने को लेकर गांव के ही नशेड़ी ने गला दबाकर हत्या कर दी और हत्याकांड को अंजाम देकर मृतका के कुंडल और मोबाइल लूटकर आरोपी मौके से फरार हो गया। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही आरोपी पास से जो कि कानों के कुंडल पर और पैर की पैजेब यानी कि पायल और मोबाइल बरामद किया है पुलिस ने। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और कार्रवाई इस पूरे मामले पर लगातार जारी है। आज सुबह करीब 8 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी थाना नरसेना पर कि एक महिला जिनकी उम्र 82 वर्ष है, वो अपने घेर पे सो रही थी और उनकी बॉडी मृत अवस्था में उनके परिवार को सुबह मिली। उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान थे और परिवार द्वारा यह भी बताया गया कि उनके पहने हुए आभूषण उनके पास से नहीं मिले हैं। इस संबंध में थाना नरसेना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और एसओजी और नरसेना थाने की टीम को लगाया गया था, जिन्होंने 6 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। अभियुक्त का नाम दीपू है, जो कि उसी गांव का रहने वाला है। यह पूर्व में भी एक हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है। यूपी के हरदोई में बेहटा गोकुल के लुकमानपुर के पास नदी में नवजात शिशु का शव तैरता हुआ मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के पास नदी में एक नवजात शिशु का शव मिला। वहीं शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई, जहां अभी तक नवजात शिशु की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना बेहटा गोकुल का गांव पड़ता है लुकमानपुर, जिसमें एक बच्ची जो कि एक दिन पहले पैदा हुई, जैसे बताया जा रहा है, सुकेता नदी पड़ती उसे किनारे पड़ी हुई पाई गई। उपरोक्त प्रकरण में थाना स्तर से पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी चीज़ें आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। उस संबंध में पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है, उसमें जो भी चीज़ें आएंगी उसको बताएंगे। यूपी के मेरठ पुलिस ने दिनदहाड़े डबल मर्डर की घटना का सफल खुलासा कर दिया और आपको बता दें कि मेरठ में दिनदहाड़े डबल मर्डर की वारदात सामने आई। इस घटना से पूरा इलाका दहल उठा। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी और साथ ही सीसीटीवी फुटेज और साथ ही अन्य जांच के आधार पर घटना का खुलासा किया गया, जिसमें मेरठ पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। जांच में मृतकों को मारने वाला खुद का बेटा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। थाना नौचंदी के अंतर्गत एक दंपत्ति जो अपने 2 मंजिला मकान है उसमें ऊपर एक कमरा था, वहाँ पे निवास करते थे। उनकी हत्या जो है कल रात्रि में कर दी गई थी।
इस पूरे प्रकरण में पुलिस की तरफ से जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई और अन्य कार्रवाइयाँ संपादित की गई थी, जिसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के ऊपर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो विवेचना की गई, सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और अन्य चीज़ें की गई। उसके आधार पर जो मृतक हैं उनका ही बेटा जो आर्यन है और उसका एक साथी आदित्य है, इन दोनों का नाम इस हत्या में प्रकाश में आया है। द केरला स्टोरी को भले ही पश्चिम बंगाल, केरल सहित कई प्रदेशों में बैन क्यों ना कर दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में इस फिल्म का क्रेज इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं में तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। बता दें कि मुरादाबाद में सैकड़ों छात्राएं फिल्म को देखने पहुंचे और इन छात्राओं ने थिएटर के अंदर ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इन छात्राओं का कहना है कि इस फिल्म ने उनकी आंखें खोल दी हैं। इस फिल्म को सामूहिक रूप से हिंदू लड़कियों को दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी अपनी भूमिका निभाई है। उसके थ्रू हमें यही समझना चाहिए, जैसे अभी हम कॉलेज लाइफ में हैं, कुछ बच्चे स्कूल लाइफ में भी होते हैं और जो यंग होते हैं, जो यंग एज के बच्चे आते हैं, वो किसी से भी बिना जाने या पहचाने फर्स्ट टाइम में कोई अच्छे से बात करता है तो उस अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं। हम ना उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं ना उसके बारे में जानते हैं, बट हम उससे दोस्ती कर लेते हैं और हमको लगता है वो जैसे भी बिहेवियर हमको सामने से शो करता है वो ठीक है, बट ये बिल्कुल गलत होता है। एंड जो हमने आज मूवी देखी उससे हम बहुत इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद सच में रियलिटी पता चली है। रियल स्टोरी एक ऐसी मूवी थी जिसमें पूरी रियल स्टोरी को डिपिक्ट किया है। तो इस रियल स्टोरी को डिपिक्ट करके जो हमें मैसेज ये मिला है कि ऐसा नहीं कि हमें किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए। जब हम किसी से दोस्ती करते हैं या फ्रेंडशिप करते हैं, चाहे वो लड़का हो या कोई भी यूपी के रामपुर में कोयला टोल बूथ पर बारातियों का हंगामा और गुंडागर्दी देखने को मिली। आपको बता दें कि रामपुर के बिलासपुर में कोयला टोल प्लाजा पर बीती रात नशे में धुत बारातियों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा काटा। बिना टोल दिए बूम तोड़कर एक बस के साथ दर्जनों गाड़ियां बिना टोल शुल्क दिए पार करा दी। वहीं स्टाफ के रोकने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकियां दी गई, और जिसके बाद हंगामा बढ़ता देख टोल प्लाजा मैनेजर मौके पर पहुंचे। संबंधित थाने में हंगामा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को देखते हुए आरोपियों की छानबीन शुरू कर दी। वीडियो फुटेज के हिसाब से अभी लगभग 5 लोगों की पहचान हो गई है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है। कल हुआ ये कि हम रात का टाइम था तो मैं अपने रूम पे था। उस कंडीशन पे प्रधान जी का फ़ोन आया। प्रधान जी ने बोला कि हमारी 2 गाड़ियाँ हैं, लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, और आप हमारी गाड़ियाँ निकलवाइए। तो मैंने कहा प्रधान जी अगर सम्मान की बात है जहाँ पे, तो हम आपकी 1 या 2 गाड़ियाँ निकलवा सकते हैं, लेकिन ये बोले नहीं हमारी लाइन लगी हुई, लाइन पूरी रहेगी। मैंने मना किया, भाई प्रधान जी पूरी लाइन तो नहीं निकलवा पाएंगे, तो बोलेंगे हम बूम तोड़ देंगे। मैंने कहा प्रधान जी अब इस टाइम पे तो हम हैं नहीं, आप बूम तोड़ देंगे तो ठीक है, सुबह देख लेंगे। तो बस वही है, बूम तोड़ दिया। और जो हमारा ABC जो प्रोफाइलर लगा रहता है, GST रजिस्ट्रेशन में गलत एड्रेस देने वाले व्यापारियों की लिस्ट तैयार हो गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऐसे व्यापारियों की लिस्ट जारी की जो टैक्स के भुगतान में किसी भी तरह से संदिग्ध पाए गए हैं। टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी GST रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए सभी एड्रेस पर जाकर उन्हें वेरीफाई करेगी। दोषी पाए जाने पर व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 16 मई से 15 जुलाई तक केंद्र और राज्यों के टैक्स डिपार्टमेंट विशेष अभियान शुरू हो गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में पारा अब 42 पार जा पहुंचा है, और ऐसे में गर्मी के प्रकोप से न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी बेहाल हैं। वहीं लोगों ने कहा कि हर 1 किलोमीटर पर शराब का ठेका तो मिल जाएगा, लेकिन पानी का प्याऊ दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। भीषण गर्मी से परेशान लोगों ने स्थानीय प्रशासन और सरकार से अपील की कि प्रदेश में शीतल जल के प्याऊ खोले जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे राहगीरों के लिए शेड बनवाएं ताकि इस तपती गर्मी से कुछ राहत मिल सके। लेकिन नींबू का तो टेम्परेचर काफी तापमान 42 डिग्री से ऊपर हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिजली की हम बात करें तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए लगातार चली जाती है और कई घंटों तक नहीं आती है। और जब हम घर से निकलते हैं तो चारों तरफ देखते हैं तो गर्मी दिखाई देती है और सूर्य का तापमान बहुत अधिक है। चारों तरफ ना तो कोई वाटर कूलर की सुविधा है
और ना कोई पानी के प्याऊ है। टेम्परेचर की बात करें तो आप 42-43 डिग्री के लगभग टेम्परेचर जा रहा है। अब हम तो अपने लिए गर्मी में राहत के लिए नींबू की शिकंजी हो गई, जूस हो गया, ये अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन हर आदमी इसके लिए तो नहीं कर पाता। इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि शेड जो है टीन वगैरह यात्रियों की सुविधा के लिए प्याऊ वगैरह का प्रबंध करना चाहिए। गर्मी बहुत पड़ रही है, 40-42, पानी की कोई प्याऊ नहीं है। रेहड़ी पे शिकंजी पानी मिलता है तो हमारे पास पैसे नहीं रहते, घर से बाहर नहीं निकलते। गर्मी के मारे सांस का मरीज हूँ मैं, हार्ट का, कोई सुनाई नहीं है। शराब के ठेके तो मिल जाएंगे जगह जगह, किलोमीटर पे, आधा किलोमीटर पे, पर प्याऊ कहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर दाहोद रेल परियोजना में धार के नौगांव स्थित तोरनोद ब्रिज के नजदीक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जहां 8 लेन वाले इस प्लेटफॉर्म को इंदौर दाहोद के साथ छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना से भी जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है और साथ ही मार्च 2024 के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है और साथ ही साथ रेल लाइन बिछाने के लिए भी अर्थवर्क तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर धार महू सांसद छतर सिंह दरबार ने कहा कि रेल परियोजना में जारी निर्माण कार्यों के निरीक्षण किए गए, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्य को पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पैसेंजर प्लेटफॉर्म है, एक गुड्स प्लेटफॉर्म है, बाकी है ऑफिसेस है उसको चलाने के लिए, क्योंकि है तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ये निर्देश दिए गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर दाहोद रेल परियोजना में धार के नौगांव स्थित तोरनोद ब्रिज के नजदीक जो प्लेटफॉर्म बनाया जाना है, जहां 8 लेन वाले इस प्लेटफॉर्म को इंदौर दाहोद के साथ छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना से भी जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। साथ ही साथ मार्च 2024 के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए काम जोरों से किया जा रहा है। साथ ही रेल लाइन बिछाने के लिए अर्थवर्क तैयार किया जा रहा है और इसको लेकर धार महू सांसद छतर सिंह दरबार ने कहा कि रेल परियोजनाओं में जारी निर्माण कार्यों के निरीक्षण किए गए और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्य को पूर्ण करवाने के निर्देश दिए हैं। लगभग 850-900 रुपये करोड़ मंजूर हुए हैं और अब उसी स्पीड से इस दोनों रेल लाइन का काम चल रहा है। हम जहाँ खड़े हैं ये 3 किलोमीटर का टनल बन रहा है, आधा हो गया, खुदे होना, कुछ में लाइटिंग वगैरह भी, और जिला प्रशासन भी सहयोग कर रहा है और रेलवे विभाग भी और कॉन्ट्रैक्टर भी सतत मेरे संपर्क में और स्पीड से काम हो रहा है। संभवतः 2024 में अपन दोनों लाइन का ट्रायल ले लेंगे और ट्रेन चल जाएगी। रेल आवागमन का साधन तो बनेगा ही, पर इससे हर क्षेत्र में विकास होगा, व्यापार में, किसानों का, श्रमिकों का। जो वर्ग इस रेल लाइन में आदिवासी एरिया आएगा, चाहे वो झाबुआ जिला हो चाहे धार जिला हो। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट रोड पर गेहूं से भरा एक ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलट गया, तो वहीं ट्रक पलटने से आग लग गई। आग लगते ही ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर मौके से गायब हो गए, तो वहीं राहगीरों ने आनन फानन में इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काफी प्रयास किए और जिसके बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल यहाँ पर दमकल की टीम को बुलाया गया था और इस बीच जो ट्रक पलटने के बाद ये अचानक से आग लग गई थी। इस ट्रक में आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सामान भी लोड था, लेकिन अचानक से ट्रक पलटा और इसमें आग लग गई। दरअसल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट रोड पर गेहूं से भरा ये ट्रक अचानक अनियंत्रित हुआ, डिवाइडर से जाकर टकरा गया और पलट गया। वहीं जो ट्रक पलटने से इसमें आग लग गई। आग लगते ही ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर मौके से गायब हो गए, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। तो वहीं राहगीरों ने जल्द ही आनन फानन में इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काफ़ी कड़ी मशक्कत की, काफ़ी प्रयासों के बाद इस आग पर काबू पाया। फिलहाल फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया जा सका है और जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।